वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दैट स्टडी सेंटर में। तो देखो, आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखो दो रिक्रूटमेंट को लेके है। सबसे पहले जो है आपका आरआरबी को हम लोग डिस्कस करेंगे, एसएससी को डिस्कस करेंगे, और आईबीपीएस में भी जो है वैकेंसीज की अभी इश्यूज आ रही हैं। तो सब देखो, हम लोग को एक होना है जगह पे जो भी है, एक मूवमेंट चलाना है, तब जाके जो है ये चीज़ें फास्ट होने लगेगी, सॉल्व होना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, हम लोग को यूनाइट होके एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में सब कुछ करना है। तो वो चीज़ देख लेंगे, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एजेंसीज हम लोग की जो मेनली देखो 3 एजेंसीज ही हैं जो रिक्रूटमेंट हर साल कराती है। एक तो एसएससी हो गया आपका, इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जेई, बहुत सारे जो है यहाँ पे एग्जाम्स होते रहते हैं। आरआरबी रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ आपका इंटरवल में लेकिन आती बहुत सारा वैकेंसीज भी यहाँ पे होता है। जैसे 2014 में आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी का हुआ था, फिर आपका भी लोको पायलट का भी हो चुका है रिक्रूटमेंट। तो ये होते रहता है। फिर आईबीपीएस भी हर साल आपका जो है पीओ क्लर्क की एग्जाम्स कराती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वैकेंसीज की बात करें तो देखो 2000 वैकेंसीज अगर एनालिसिस करें, अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं, 2010 से मेरे पास डेटा है, आप देखोगे वैकेंसीज जो है आपका पहले 10 में 840 था, बढ़ा 12 में बहुत ही ज्यादा पीक में चला गया था 16,000 का, फिर 15 करके 2 साल में आया, फिर आपका जो है 13-14 में आया, 15 में फिर थोड़ा बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया, फिर बढ़ा। तो ऐसे करके आपका चल रहा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ऐसी वैकेंसीज आपको मिल रहेगी, ठीक है। ये सीजीएल का है, ऐसे सीएचएसएल का, एमटीएस का भी वैकेंसीज आप देखोगे तो कुछ सालों में अच्छी खासी वैकेंसीज है। अगर मैं देखो ये बात करें, अभी नहीं, जब से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरा प्रिपरेशन जो है 2013 3 ऑनवर्ड जब मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, और इस लाइन में मेरा 17 ईयर्स हो गया। आप मानो 2020 है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर आप देखोगे वैकेंसीज, हमारे टाइम में भी वैकेंसीज बहुत बड़ा इश्यूज था। उस टाइम वैकेंसीज नहीं आती थी। मैं अगर बात करूं 2013 में, तब जाके एसबीआई का बहुत बड़ा एक वैकेंसीज जो आया था, वो सबसे बड़ा था। उस टाइम ग्रुप डी का, रेलवे का भी अराउंड आपका 30,000 कुछ वैकेंसीज आया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो लगभग उतना ही वैकेंसीज, बहुत बड़ा वैकेंसीज ग्रुप डी और एसबीआई का 2 वैकेंसीज आया था। तो यहाँ पे उस टाइम, वो भी बहुत बाद, मतलब 2003 के बाद, मतलब मुझे लगा 7-8 महीने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, तब सबसे पहले ग्रुप डी का वैकेंसीज उस टाइम आया था, ठीक है। उसके बाद एसबीआई का आया। तो उस टाइम क्या हुआ था, मुझे अभी भी याद है, महीनों, मतलब हर वीकली में जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेता था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेके पेज पे पेज मतलब महीनों चला जाता था, लेकिन वैकेंसीज नहीं आता था। ग्रुप डी का वैकेंसीज जब आया तो बहुत ही ज्यादा एक क्या बोलते हैं, जब बच्चे देखोगे, जब वैकेंसीज होता है, एक टाइम लाइन में आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो मन में एक अलग ही आपका मोटिवेशन जाग जाता है, ये नौकरी मुझे लेना ही। लेकिन कहीं डिले होता है तो वो टूट जाता है, और वैकेंसीज उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आपकी वैकेंसीज रिड्यूस होती है, तो बच्चा पहले ही सोचता है, यार इतना कम वैकेंसी, इतना प्रिपरेशन करना है, फिर इतना कंपटीशन है, पूरे इंडिया लेवल में कंपटीशन है, कर पाऊं या नहीं पाऊं, तो वो कहीं डिमोटिवेट होकर वो छोड़ देते। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो हमारे टाइम में भी मैं अगर बात करूं, वो दो छोड़ के सब जगह, जैसे कुछ रेलवे ने 40 वैकेंसीज निकाल दिया, कुछ ने 30 निकाल दिया, कुछ ने 50 निकाल दिया, आरआरबी इलाहाबाद ने सपोज 60 निकाल दिया, पटना ने 30 निकाल दिया, भुवनेश्वर ने 50 निकाल, ऐसे करके जो है वैकेंसीज निकलते रहे। हमारे टाइम में अलग अलग बैंक्स जो है वो अलग अलग रिक्रूटमेंट करा दी। आईबीपीएस बहुत बाद में आया। तो उससे पहले जो है बैंकिंग बोर्ड था। हमारे टाइम में, मेरा प्रिपरेशन 2003 ऑनवर्ड्स, उस टाइम जो है आपका जो है क्या कराती है, हर बैंक अलग अलग रिक्रूटमेंट। तो कभी आंध्रा बैंक के लिए, मैं मुझे याद है, मैं पटना चला गया, उसका वैकेंसीज जो था ऑल टोटल 33 था, ठीक है। ऑल इंडिया बेसिस में 33 जो है उसका वैकेंसीज था, उसके लिए मैं पटना चला गया था। तो ये बहुत ही वैकेंसीज है कम। उस टाइम भी था वैकेंसीज। अगर आप देखोगे 2010 से, मैंने डेटा क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 2010 से आपका जो है ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न चालू हुआ, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था इस रिजल्ट। क्योंकि उससे पहले 3 साल 4 साल लग जाते थे टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने, जब डिस्क्रिप्टिव था। हम लोग ने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया है तब, मतलब वो चलता था 2 साल 3 साल सीजीएल चलता था। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो है एक डिले का
माहौल आ चुका है। उसके बाद देखो आईबीपीएस, देखो आईबीपीएस का वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा एक टाइम में था, अभी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस, फिगर थोड़ा चेंजेस हो सकता है, कहीं इधर उधर मिसमैच हो सकता है, तो ये लगभग आपका मोटा मोटा आप ये पकड़ लो। तो अभी वैकेंसीज देखो कितना कम हो चुका है। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली बैंक का, तो बैंक का मर्जर बहुत हो चुका है, ठीक है। बैंक मैक्सिमम अभी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ब्रांचेस अभी उतना जो है फोकस नहीं है बैंकों का, ब्रांचेस नए ओपन नहीं हो, क्योंकि देखोगे कहीं ना कहीं ब्रांच ज्यादा ओपन होंगे तब जाके आपकी बैंकिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट ज्यादा होगी। और आप जानते हो आज के डेट में क्या होगा, सिंगल मैन कंसेप्ट जो है बैंक में आ गया, वहां पे स्केलेटन स्टाफ देके बैंक जो है चलाया जाता है। छोटा छोटा बैंक्स को आप देखोगे 2-3 आदमी ही चला लेते हैं। तो आज के डेट में उसके बाद बैंक अभी ब्रांचेस नहीं ओपन कर रहे, सभी ऑनलाइन हो रहा है। फिर डिजिटल हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं बैंक को छोड़ के बाकी एजेंसीज आ चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो पेटीएम वगैरह जो भी है, गूगल पे है, यहाँ से ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो बैंकिंग का जो है ब्रांच, क्योंकि एक ब्रांच खोलना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इवन आप देखोगे एटीएम भी आज के डेट में नए एटीएम्स नहीं आ रहे हैं, आइदर बैंक जहां है उसी के साथ अटैच में आ रहे हैं, नहीं तो बाहर एटीएम भी नहीं खोल रहे। तो कहीं वो बहुत बड़ा, एक तो आपका मर्जर हो चुका है बहुत बैंक का, और आपका जो है ब्रांच का जो पर्टिकुलरली फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन हो चुका है, स्केलेटन स्टाफ को लेके टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुका है, वो इम्पैक्ट बहुत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना कम वैकेंसीज जरूरत नहीं है, इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखो मर्जर का इम्पैक्ट मैं बोल लूँ, सपोज कोई बैंक में आपका 2000 स्टाफ था, मान लो उस बैंक का ओवर स्टाफ था और कहीं वैकेंसी 1500 है, ठीक है। तो देखो ये अगर बैंक के साथ ये बैंक मर्ज नहीं होता तो यहाँ पे 500 वैकेंसीज आती। अब हुआ क्या, ये 2000 सपोज यहाँ पे 500 जो है एक्स्ट्रा है और इसमें 500 कम है, तो ये 500 मर्ज होने के बाद इनके पास आ गया, तो ये वैकेंसी घट गया, ठीक है। तो ये वैकेंसी चला गया, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इसमें आया है मर्जर का, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड का भी आया है। इसके बाद देखो अगर रेलवे की बात करें तो यहाँ पे देखो जो लोको पायलट और टेक्नीशियन का इतना वैकेंसी जो है 6437 वैकेंसीज था, लगभग देखो डेटा में कुछ इधर उधर हो सकता है। और एनटीपीसी का आप देख सकते हो ये 35227 है, और ग्रुप डी का जो है 102769 है। अगर 2014 एनटीपीसी में बात करें तो वहां पे अराउंड 18,000 कुछ वैकेंसीज था, लेकिन अल्टीमेटली 14,000 का ही जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो आप सोच सकते हो ये 4,000 वैकेंसीज किस क्या चला गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो चुका, कुछ पोस्ट एबोलिश हो चुके, पोस्ट का रिक्रूटमेंट हुआ, या सरकार जो है सोची चलो कम स्केलेटन, आज के डेट में यही हो रहा है, सब जगह पे आप देखोगे ओवरबर्डन स्टाफ होते जा रहा है और कहीं ना कहीं वैकेंसीज कम हो रही है। और जो बंदा पहले एक काम करने के लिए जो सपोज 2 आदमी थे, अब वही या 4 आदमी थे, उसी को अभी 1 या 2 आदमी से कराया जा रहा है, ठीक है। बर्डन बढ़ता जा रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने को भी मिलेगा, वैकेंसीज में भी है। तो स्केलेटन स्टाफ का आ चुका है और ऑनलाइन सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो वैकेंसीज जो है कम होता है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे जाता है। बहुत मेरा अपना बहुत सारा स्टूडेंट्स में बताऊं 2014 जो एनटीपीसी हुआ, फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपका 4000 जो वैकेंसी घटा उसके लिए कट ऑफ बहुत ही ऊपर चला गया, तो उसके लिए जो है अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखो ये अभी भी 2 एग्जाम अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक बड़ा वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, इससे पहले एनटीपीसी में भी था, ग्रुप डीबी में 2014 में वहां पे भी बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज था। अब देखो डिले, आप देखो यहाँ पे देखो आज के डेट में रिजल्ट डिक्लेयर्ड, जैसे आपका सीजीएल का देखोगे तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो एमटीएस का पेपर कब हो चुका है, अभी भी रिजल्ट नहीं आया। सीजीएल का भी देखो ड्यू डेट था मई, अब इससे पहले भी कितने दिन से डिले, मतलब कहीं ना कहीं एसएससी भी डिले हो रहा है। यहाँ पे सबसे अगर अभी का डेट में बात करो तो मार्च ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो कोविड एक बहुत बड़ा इशू प्ले कर रहा है, क्योंकि ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में एकदम और स्केलेटन लेके एकदम स्टाफ्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो रेलवे का जो मेन, अगर रेलवे ही लोकल जर्नी के लिए लोकल ट्रेन जो है वो इम्पैक्ट है, बसेस अवेलेबल नहीं है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा इशू कर रहा है मार्च ऑनवर्ड्स। लेकिन उससे पहले भी तो डिले हो रहा था ना,
तो ये डिले कहीं ना कहीं आपको मिनिमाइज करना है, आपको सोचना है, एजेंसीज को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी भी अगर रिजल्ट नहीं आया, अगर टाइम पे आपको रिजल्ट ना मिले तो बच्चे वहां पर डिसर्टेंट हो जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मन नहीं करता, वो फिर दूसरी जगह, मैंने खुद 10 साल एक्सपीरियंस में मैं देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर चले गए हैं। अब देखो रेलवे की सब जानते हैं, जो पॉपुलर इस बार मैंने वैकेंसी भी दिखाया एनटीपीसी और ग्रुप डी, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन कब आया है। इसका आया है 28/2, इसका आया है 23/2/2019। ठीक है, एग्जाम कब होना था, इसका शेड्यूल था आपका जून सितंबर और इसका सितंबर अक्टूबर। कहीं ना कहीं वेंडर, आप देखोगे वेंडर बहुत बड़ा इश्यूज हो जा रहा है, वेंडर नहीं मिला, वेंडर का चयन नहीं हो पा रहा, डिले के ऊपर डिले करते करते मार्च तक चला गया और मार्च के बाद कोविड ने इम्पैक्ट पूरा खराब कर दिया। तो इतना साल अगर आप फरवरी 2019 में इसकी नोटिफिकेशन निकालते हो तो अभी तक उसकी अगर एग्जाम क्रिएट नहीं करा पा रहे हो, एग्जाम नहीं ले पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है इस एजेंसीज की जो है ऊपर, क्योंकि आप एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, 2 साल होने वाले हैं, अब कब इसका एग्जाम होगा कोई पता है नहीं। लाखों लाखों करोड़ों 1.5 करोड़ तो सपोज ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया होंगे। ठीक है, तो इतना स्टूडेंट्स जो आते हैं, प्रिपेयर करते हैं और जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अपना जीवन पूरा निछावर कर देते हैं, पूरा लगे रहते हैं, दिन रात इतना मेहनत करते हैं, पैसा नहीं होता है तब भी लगे रहते हैं, कैसे करके माता पिता को सपना दिखाते हैं, हाँ मुझे नौकरी लग जाएगा। आप मत सोचो, क्योंकि हम लोग देखो इंडिया में अभी भी बिजनेस, अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ा बिजनेस का ड्रॉबैक जो है, आपको कैपिटल करना होगा। एक गरीब का बच्चा कैपिटल कहाँ से लाएगा? बैंक भी उसी को लोन देते हैं कहीं ना कहीं, जहां पे आपको फैसिलिटीज, उनको कुछ बैंक से लोन भी लेना है तो आपको कुछ गिरवी रखना होता है। हाँ चलो, आज के डेट में मुद्रा योजना बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुद्रा योजना में मिल सकता है, लेकिन वही आपको फॉर्मेलिटीज, फिर वो बंदा जो जॉब्स के लिए तैयार करता है वो कहाँ अपना बिजनेस सोचेगा, बिजनेस के लिए उसको पता भी नहीं है क्या बिजनेस, उसको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि उसका तो ड्रीम ही है मैं गवर्नमेंट नौकर बनूंगा, गवर्नमेंट के लिए जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट का पार्ट बनना है, तो वो फिर वो नहीं हो पाता है उन लोगों से। तो इतना डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो बात करें आईबीपीएस की, तो आईबीपीएस अभी भी फास्ट है, आईबीपीएस का एग्जाम होता है, आईबीपीएस का रिक्रूटमेंट होता है, आईबीपीएस से कोई मतलब, मुझे लगता है आईबीपीएस का जो मैनेजमेंट है उनसे सीख लेना चाहिए एसएससी और रेलवे को, कैसे वो एग्जाम जो है कंडक्ट कराते हैं, उसका फास्ट प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस सब देखोगे बहुत जल्दी हो जाता है, 6-7 महीने पूरा जो है उनका डेट स्पेसिफिक रहता है, उसी डेट में उनका प्रीलिम्स मेंस, उसी डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग 2-3 महीने में ज्वाइनिंग हो जाता है, बहुत फास्ट जो है आईबीपीएस में। उसीलिए देखोगे बच्चे भी जो है आईबीपीएस के लिए जो तैयारी करते हैं वो चाहते हैं फास्ट जो है उनको जॉब मिले, तो वो क्या करते, बैंकिंग की तरह उनका झुकाव भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ इतना कंपटीशन है आप इंजीनियर बैकग्राउंड के लड़कों से, और जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो बहुत बच्चे जो है बैंक की तरफ नहीं जा पाते, तो उनका सबसे बड़ा जो एम होता है रेलवे और एसएससी, तो वो यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। अपना अपना कैटेगरी होता है, कोई आईबीपीएस चॉइस करता है, कोई रेलवे चॉइस करता है, कोई एसएससी का प्रिपरेशन करता है, तो आईबीपीएस का यहाँ पे जो है इनको सीख लेना चाहिए इन एजेंसीज को। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो देश में बढ़ता ही जा रहा है, आप देखोगे इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश का, 137 करोड़ पॉपुलेशन है रफली, अगर बात करें इससे ज्यादा भी हो सकता है, गवर्नमेंट का फिगर है, लेकिन यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा देश के लिए इशू है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आप देखोगे हमला जो हमारे जो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में भी आ रहा है। और क्या होता है, हम लोग स्किल उस हिसाब से नहीं बना पाते हैं, जॉब नहीं क्रिएट कर पाते। सबसे बड़ा देखो रोल क्या होता है, जॉब क्रिएशन, जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है, स्किल उस हिसाब से पढ़ाई का जो है आपका स्किल नहीं रहा, हम लोग सिर्फ जो है सर्टिफिकेट होल्डर बन चुके हैं आज के डेट में। आप क्या हो, आप बीए हो, आप क्या हो, बीकॉम हो, आपने क्या किया, बीएससी किया, ये एक सर्टिफिकेट है और कुछ नहीं है आज के डेट में। आपका स्किल क्या डेवलप्ड हुआ, कुछ नहीं है। चलो आपने ग्रेजुएट तो बना दिया, ग्रेजुएट होने के बाद आपको करना क्या है कोई किसी को पता नहीं है, आप करोगे क्या, आपका स्किल। तो देखो ये कहीं ना कहीं इस बार जो एम्प्लॉयमेंट जो इस बार चेंज हुआ है
और उसमें अगर देखो कुछ अगर फायदा मिलता है हम लोग को, जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, उसमें अगर कुछ है कि पहले से स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो मुझे आज भी लगता है कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी जो है स्किल की बात होनी चाहिए। तो हमारे एजुकेशन अभी सर्टिफिकेट देता है जो कोई काम की नहीं है, जॉब क्रिएशंस नहीं हो पा रहे, जॉब क्रिएशंस के लिए सोचना पड़ेगा सभी को मिलके, गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है उनके हाथ में सब कुछ रहता है, वो दे आर द पॉलिसी मेकर, उनको पॉलिसी वैसे बनाना है, उनको ही सब करना है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, सबको जॉब चाहिए, ठीक है, भले वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, प्राइवेट जॉब्स हो, सबको जॉब चाहिए। और इंडिया की बात हो तो सबको पता है गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज अलग ही है, ठीक है, भले वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब बच्चा को जो है, मिडिल जो है मिडिल क्लास, अगर आप बात करो जो हम लोग मिडिल क्लास गरीब हैं, तो हमारे लिए तो और ज्यादा ये आ जाता है यहाँ पे। तो सबको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी बात है, अब चलो रिक्रूटमेंट में तो डिले हो ही रहा है, ज्वाइनिंग में बहुत डिले। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था उसमें अराउंड 1.5 ईयर्स का, 1.5 साल का डिले हो चुका था ज्वाइनिंग में। आप सोच सकते हो कितना डिले हो सकता है। तो यहाँ पे डिले बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जॉब तो मिल जाता है, फिर आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुकना पड़ता है डिले, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो भैया, जितना फ्रस्ट्रेट आप प्रिपरेशन के टाइम में नहीं हुए, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आप ज्वाइनिंग के टाइम में हो जाता है। तो बच्चा एक तो 1-1.5 साल के लिए प्रिपरेशन करके एग्जाम देके उसका करता है, फिर 1-1.5 साल उसको लग जाता है भैया ज्वाइनिंग कराने में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा है, इसको जो सॉल्व आउट करना है। रीजंस क्या देखोगे तो सबसे बड़ी बात है, देखो रीजंस मैंने जो एनालिसिस किया, आपका जो डिपार्टमेंट और एजेंसीज की सिंक्रोनाइजेशन, और बहुत ही मतलब वो चलता वाला एटीट्यूड है। एक डोजियर्स बनता है, डोजियर्स जाने में टाइम लग जाता है, डोजियर रिसीव करने में टाइम चल जाता है, मतलब वो रेट टैपिज्म बहुत बड़ा इशू प्ले करता है। मतलब साइंस इतनी ऑथोरिटी बना के रखे हैं, एक फाइल पहले यहाँ क्लर्क जो है पहले ग्रुप डी से आएगा, पहले एक जो है क्लर्क लेवल का वो देखेगा, उसके बाद एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर देखेगा उसका, फिर ऑफिसर देखेगा, फिर टॉप में जाएगा, मतलब इतने लेयर हैं यहाँ पे, 6 महीना चला गया आपका। मतलब ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, इतना लेयर, ये नोटिंग डालेगा कुछ, फिर उसको नोटिंग अच्छा नहीं लगेगा, फिर दूसरा कोई एक नोटिंग डालेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा, बहुत बड़ा डिले हो जाता है। ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जो है उनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जो आपको जॉब देता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को सोचना पड़ेगा कैसे जो है मैं इसको फास्ट करके उनको जल्द से जल्द डोजियर भेज दूं। भले वो आप हार्ड कॉपी बाद में भेजो, पहले ऑनलाइन का उसको सॉफ्ट कॉपी पहले आप भेज दो, सॉफ्ट कॉपी उनको बोलो काम स्टार्ट करने के लिए, वो काम स्टार्ट करे। तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी देखना है कैसे मैं फास्ट करके, रिजल्ट आउट करके जितना जल्दी हो मैं उनको जो है अपना डेटा, रिक्रूटमेंट जो मैंने फाइनलाइजेशन डेटा है उसको भेजूं। डिपार्टमेंट को भी देखना है, देखो ये सब प्रोसेस कैसे मैं इसको कट डाउन करके इसको कम कर सकता हूं। और सॉल्यूशंस अगर मेरे को बात बोलो तो दीज आर द सॉल्यूशन। और क्या, टाइम बर्ड, सब में टाइम लगा दो। भैया आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी नोटिफिकेशन आया 6 महीना में आपको रिजल्ट देना है, डिपार्टमेंट को आया आपको 3 महीना में ज्वाइनिंग देना है, तो देखो 9 मंथ्स में आपको कंप्लीट। टाइम बर्ड कर दो, हेल्थ रिस्पॉन्सिबल, जो बंदा नहीं कर पा रहा है उसको रिजल्ट उसको करो। और अभी तो नया पॉलिसी भी आया है, सबका रिव्यू हो रहा है, उसको देखो, अगर वो नहीं है उसको जॉब से निकालो। भैया तुम जाओ, तुम्हारे पीछे बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं जिनको सही में जॉब चाहिए, जो जॉब करने के लिए आए भी हैं और उनको लगेगा भी, तो वो करो, टाइम स्पेसिफिक करो सब में। अब देखो, चलो मान तो लिया, होता क्या है, अब सबसे पहले सॉल्यूशंस देखना है, व्हाट वी हैव टू डू, और हमको क्या फोकस करना है, और हमको क्या जो है रिप्रेजेंटेशन भी देना है, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो बात चली है 2020-21 में, ये कहीं ना कहीं एक हद तक थोड़ा बहुत आपका जो पहला प्रीलिम्स लेवल है वो कम हो जाएगा। मान लेते हैं आपने बोला प्रीलिम्स लेवल जो है आप एक ही कराओगे, उसमें बैंक, एसएससी, रेलवे सब कराएगा, एक लेवल का हो गया, वो फास्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी फास्ट। लेकिन फिर आ जाता है मेंस का, फिर मेंस जो एग्जाम है वो तो एसएससी वाला ही लेगा, रेलवे ही लेगा, बैंक की आईबीपीएस ही लेगा, तो फिर यहाँ पे डिले हो सकता है। चलो मेंस भी आपने फास्ट करा दिया, लेकिन फिर आपका क्या होगा, आपको फाइनल रिजल्ट निकालने में टाइम आ जाएगा। चलो फाइनल भी कर लिया, फिर आपने ज्वाइनिंग देने में लेट होना। तो सब में आपको टाइम स्पेसिफिक करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो उसीलिए सबसे नीचे में रखा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट
फास्ट ट्रैक प्रोसेस, हर चीज को टाइम करो, हर चीज में फास्ट ट्रैक। जो 1 महीना में होता है उसको 2 दिन, उसको 1 वीक में टारगेट दे दो। 1 महीना वाला आपको 1 हफ्ता में करना है। जो 10 दिन में होता है उसको 2 दिन में टारगेट दे दो। ये आपको करना है, टारगेट ओरिएंटेड करना है, आपको फास्ट ट्रैक प्रोसेस करना है। नोटिफिकेशन, आज के डेट में सब कुछ पॉसिबल है यार। एग्जाम वैसे कंडक्ट करो, वैसे पेपर चेक करो, मास करो ना। आप बोलोगे सर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है, पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करने में बहुत, आप 100 आदमी लगा के रखे, उसको 10,000 कर दो, कर दो 10,000। बैठे हुए हैं रोजगार, 500 रुपए दो ना, सब चेक कर देंगे। आप तो क्या करते हो, आप तो क्राइटेरिया दे देते हो ना, ये मेरा क्राइटेरिया है, मैच कराओ इससे, इससे मैच हुआ 10 नंबर, इससे मैच थोड़ा कम हुआ 8 नंबर, यही तो करते हो ना। तो आपका तो एक गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन आप करोगे क्या? 100 को क्यों लोगे, 10,000 को लो। तो 10,000 लोगे तो प्रोसेस होगा, जहां पे वो बंदा 1 महीना लगाएगा आप 10 दिन में कंप्लीट करोगे। मास को दो ना। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, एजेंसीज को सोचना पड़ेगा, एजेंसीज को ये लेकिन बेड़ा उठाना पड़ेगा। तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस करना है। कोऑर्डिनेशन में बार बार बोला, एजेंसीज और डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन आज भी नहीं है। एजेंसीज अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वैकेंसीज डिक्लेयर करने में, वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंट भेजती है किसको, एजेंसीज को। अब एजेंसीज में उसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो, या एक डेडलाइन दे दो ना, इसमें आपको करना ही है, नहीं तो हम नहीं लेंगे। एक फिक्स करो, पहले से करो। होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको ठीक से कोऑर्डिनेट करना है। या आप बोलो जो हम इस डेट में जो है आपको टाइमलाइन दे रहे हैं आपको, अच्छा और एक क्या आपको टाइमलाइन, एजेंसीज अगर टाइमलाइन दे दे भैया आपको जो है, क्योंकि अल्टीमेटली यही जो है रिक्रूटमेंट कर रही है, सिलेक्शन कर रही है, तो वो भी इनको भी टाइम देना चाहिए। आपको डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, आप कब तक इसको जो है रिक्रूटमेंट कराओगे। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है। उसके बाद देखो आज के डेट में सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन का और उपयोग करो, टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करो, फास्ट करो। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, सब तो आप क्यों कर दो। तो टेक्नोलॉजी ऐसे करो ना, उसी दिन रिजल्ट निकाल दो, एक दिन बाद निकाल दो, एक हफ्ते बाद निकाल दो। क्या है इसमें, क्या आप चेकिंग करते रहते हो, फॉर्मूला उस हिसाब से करो अपग्रेड। आपके पास तो सब कुछ है, बड़े बड़े आपके पास टेक्नीशियंस बने हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बने हैं, सबको बैठाओ, बैठ के बताओ मुझे चाहिए 1 वीक में, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने एग्जाम दिया उसी डेट में दे दो मुझे रिजल्ट। दे सकते हैं, पॉसिबल है, बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स में हुआ है, मैंने खुद एग्जाम दिया, मार्क्स दिखा दिया आपको, 100 में आपको कितना मिला है, 70 मिला है, भैया जॉब ले लो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू में अच्छे किए, चला गया, सेम डे में पता चला भैया नौकरी मिला, नहीं नौकरी मिला। तो प्राइवेट वाले कर सकते, तो हम लोग क्यों गवर्नमेंट वाले नहीं कर सकते? ये आपको सोचना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम वर्क करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, टाइम को कहीं ना कहीं आपको इश्यूज करना पड़ेगा, टाइम आपको जो है करना ही है। टाइम बार नहीं करोगे सब कुछ में तो आपको डिफिकल्ट है, आपको टाइम बार करना पड़ेगा हर चीज में। टास्क दो सबको, सबको टास्क दो, रिस्पॉन्सिबल फिक्स्ड करो। जो बंदा है उसको आप संग संग उसको एक्सप्लेनेशन मांगो, उसको मेमो पकड़ाओ, भैया क्या है आप बताओ, क्या एक्सप्लेनेशन है, आप क्यों डिले हो रहा है, आपके टेबल में फाइल एक सप्ताह से ज्यादा क्यों है, और उसका जो है हायरार्की कम करो। एक बंदा रख लो जो डिसाइड करेगा। आप पूरा एजेंसी भेजा, डिपार्टमेंट इसको भेजा, खत्म। ठीक है, ये करना है कहीं ना कहीं आपको। तो चलो, होपफुली सबसे पहले जो है अभी देखो रिजल्ट एसएससी का जल्दी आए, ये सभी हम लोग चाहते हैं, इसके लिए मास कैंपेन करना है। उसके बाद रेलवे जल्दी से जल्दी एग्जाम कराना करें, क्योंकि देखो एग्जाम आप बोलोगे सर कोरोना के लिए बहुत ही डिले हो रहा है, हाँ हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग देख भी रहे हैं एग्जाम जो है अभी हो भी तो रहा है। अभी सामने कुछ कुछ स्टेट्स ने अपना बीएड का एग्जाम कराया है, अभी सामने आपका नीट जेई का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं कोरोना भी जाने वाला नहीं है, कोरोना भी है, उसके लिए फ्यूचर्स हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, लड़के लोग का जो है करियर खत्म नहीं कर सकते हैं, उनका जॉब नहीं जला सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सभी को मिलके, गवर्नमेंट को मिलके जो कैसे इस रेलवे एग्जाम्स को कंडक्ट करा जाए, उसको भी हम लोग को देखना है, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। 2009 फरवरी और मार्च में जो वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद सिर्फ नोटिफिकेशन ही आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम कुछ नहीं हुआ। वेंडर को सिलेक्ट करना है और जल्द से जल्द इसका एग्जाम कैसे भी आपको कराना है, जितना जल्दी हो। और सिर्फ कराना नहीं है, मेरा यही है, फास्ट, विद इन अ मंथ, विद इन अ 2 मंथ आपको पूरा प्रोसेस करके बंदे को जॉब दे देना है। तभी तो होगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब अच्छा जॉब मिलेगा, सब करेगा, सभी मेहनत कर रहे हैं, सबको मेहनत करना है, सब मेहनत कर रहे हैं, सबको जॉब तभी मिलेगा। ठीक है, तो चलो
हाँ, मास कैंपेन करना है, एसएससी को फास्ट करना है, रिजल्ट फास्ट करना है, डिक्लेयर करना है और रेलवे की एग्जाम कराना है। आईबीपीएस की भी बैंक की जो है आपका वैकेंसीज कहीं ना कहीं इंप्रूव कराना है। आपको मास लेवल तक जो है इसको आपने मर्जर तो चलो हो गया, वैकेंसीज सेंट्रलाइज हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सोचना भी है जो बैंक में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो उसमें कैसे हम लोग जो है रिक्रूटमेंट करें, तो उसको भी आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट आपको करना है, जॉब क्रिएशन आपको करना है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव लेके इस पे काम जरूर करे और मुहिम हमको छेड़ के रखना है, तो वी हैव टू डू दैट। चलो कैंपेन करते हैं एकदम बहुत अच्छा से, सबको बताते हैं, वीडियो को एकदम जरूर शेयर करना है सभी जगह पे, सभी फ्रेंड्स में, क्योंकि जितना हम लोग से बनता पाता है बन पा रहा है हम लोग उतना जो है हार्ड वर्क करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।